आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 12th के हिंदी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों। वो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% ये क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो चलिए बिना आप लोगों का समय व्यर्थ किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद युग, तीसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो आप लोगों को ये इसका जो है दोस्तों आंसर याद कर लेना है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दमयंती स्वयंवर दोस्तों वो बालकृष्ण भट्ट की रचना थी, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों 100% करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। तो आप लोगों को इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। इसका ऑप्शन है दोस्तों पहला नंबर में राजा भोज के, सेकंड है दोस्तों खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों राजा देवगुप्त के, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों राजा हरि सिंह के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, क्योंकि अगर आप लोगों ने लेखक परिचय पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। तो इसका जो बी नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। जी हाँ दोस्तों, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है रोज, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी है जूठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उसने कहा था, क्योंकि उसने कहा था कहानी में दोस्तों तेरी कुड़माई हो गई का जिक्र है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की है। तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष की है दोस्तों, यानी उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1911, ऑप्शन नंबर बी है 1916, ऑप्शन नंबर सी है 1915, ऑप्शन नंबर डी है 1910। तो आप लोगों को दोस्तों इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1911, क्योंकि उसने कहा था कहानी 1911 में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। ये भी दोस्तों उसने कहा था कहानी से लिया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि जर्मन पलटन को आखिर किसने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर ए है वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सूबेदार सिंह, ऑप्शन नंबर डी है बोधा सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लहना सिंह, क्योंकि लहना सिंह ने ही दोस्तों जर्मन पलटन को मार गिराया था, जो कि भेष बदल करके आया था दोस्तों। तो आप लोगों को इसका आंसर टिक कर देना है लहना सिंह। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। तो आप लोगों को पता होगा उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है दोस्तों वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोगों का यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला नंबर का क्वेश्चन जो है वो है अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है। जी हाँ दोस्तों, यानी अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर ए है शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर बी है राधा और कृष्ण का, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राम और सीता का, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी और विष्णु का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शिव और पार्वती का। तो अर्धनारीश्वर जो किसका कल्पित रूप है दोस्तों, तो ये शिव और पार्वती का है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को सिंपली से टिक कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा कि मालती जो थी वो यहाँ पे रोज कहानी की पात्रा थी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना, और यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मालती जो थी दोस्तों वो रोज कहानी की पात्रा थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों अनंत, दूसरा ऑप्शन है अभिमन्यु, तीसरा ऑप्शन है गणेश और चौथा ऑप्शन है बाबुल। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था वो था बाबुल। तो आप लोगों को बाबुल पे टिक कर देना है, और इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक कर देना है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। ऑप्शन नंबर ए है 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1973, ऑप्शन नंबर सी है 1974 और ऑप्शन नंबर डी है 1975। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी को 100% याद कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है? तो आप लोगों को यहाँ पे सही करना है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है। पहला है रोज, दूसरा है बातचीत, तीसरा है संपूर्ण क्रांति और चौथा है दोस्तों तेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण क्रांति की रचना है जयप्रकाश नारायण की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या की रचना है, यानी हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है, ये आप लोगों को याद कर लेना। ये ना ही कहानी है, ये ना ही रेखा चित्र है, ना ही आत्मकथा, ये दोस्तों निबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे VVI भी लिखा हुआ है। तो इसे आप लोगों को हर हाल में याद कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, थर्ड ऑप्शन है मल्यज और लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोगों को पता होगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार है दोस्तों वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसे 100% याद कर लेना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं 2025 के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो आप लोगों को पता है दोस्तों कौन सा नाटक लिखा था? तो कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है वज्र सभा, ऑप्शन नंबर बी है वरद सभा, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों इंद्र सभा और ऑप्शन नंबर 4 है जनसभा। तो आप लोगों को पता होगा कि बचपन में खेलने के लिए हीरानंद वात्स्यायन आगे ने इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। तो आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को सी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन क्यों धो रही थी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा खाना रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है दही जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है पानी रखने के लिए और ऑप्शन डी है दोस्तों दूध रखने के लिए। तो अगर आप लोग दोस्तों रोज कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दही जमाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसे याद रख लेना है कि जो रोज कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से दही जमाने के लिए धो रही थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कहानी में ग्रेंगिन का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, आप ये जो क्वेश्चन है मोस्ट VVI है, यहाँ पे आप लोगों को इसे दोस्तों आप लोगों को याद कर लेना है कि ग्रेंगिन का उल्लेख किस कहानी में। तो ग्रेंगिन का उल्लेख दोस्तों रोज कहानी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना है। और एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है दोस्तों, ग्रेंगिन क्या है? तो ग्रेंगिन दोस्तों एक रोग है, एक बीमारी है जो कि पैर में कांटा चुभ जाने से होता है। तो आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 मार्च 1911 जो कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है 3 मार्च 1912, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है 7 मार्च 1911 जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों 23 सितंबर 1908। तो 23 सितंबर 1908 को दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो इसे भी आप लोगों को याद रख लेना है कि 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र के लेखक है, जो कि VVI क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो VVI लगा हुआ है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है दोस्तों? उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला है बालकृष्ण भट्ट जो कि बिल्कुल ही गलत है, और दूसरा है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो भी गलत है दोस्तों, तीसरा है नामवर सिंह ये भी गलत है, और चौथा है दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह ने ही दोस्तों एक लेख और एक पत्र लिखा था। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 23 सितंबर 1908, ऑप्शन नंबर बी है 28 सितंबर 1908, ऑप्शन नंबर सी है 24 सितंबर 1905, ऑप्शन नंबर डी है 9 दिसंबर 1990। तो ये दोस्तों ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 28 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था, 28 सितंबर
1907 को इनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट कर देना है और ये भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको याद कर लेना है कि भगत सिंह को आखिर फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी दोस्तों वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ओ सदनीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? जो कि VVI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? पहला है दोस्तों कहानी, दूसरा निबंध, तीसरा कविता और चौथा एकांकी। तो दोस्तों यहाँ पे एकांकी नहीं है, कविता नहीं है और कहानी भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। ये जो है ओ सदनीरा एक निबंध है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओ सदनीरा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी है मलयाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही की मां हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? जो कि VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसके 2025 के एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसे आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है कहानी, जो कि कहानी बिल्कुल ही नहीं है सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जीवनी, ये भी जीवनी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा, ये आत्मकथा भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सिपाही की माँ जो है वो हिंदी साहित्य की एकांकी विद्या है। जी हाँ दोस्तों, ये सिपाही की माँ एकांकी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फौजी वहाँ लड़ने के लिए वह भाग नहीं सकते, जो युद्ध छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। किस पार्ट से लिया गया है? तो ये दोस्तों सिपाही की माँ से लिया गया है। यहाँ पे युद्ध की जगह बहुत लिखा गया है दोस्तों, तो आप लोगों को इसे युद्ध ही मान के चलना है। और ये जो है दोस्तों ये पंक्ति है, ये सिपाही की माँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिपाही की माँ निम्न में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को। अब आपको बताना है कि सिपाही की माँ निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मुन्नी, ऑप्शन नंबर बी है चुन्नी तो दोस्तों, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिस्नी, ऑप्शन नंबर डी है किसनी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी दोस्तों बिस्नी जो थी वो सिपाही की माँ थी। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है कि सिपाही की माँ कौन थी, बिस्नी, और जो मुन्नी थी दोस्तों वो सिपाही की बहन थी। तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट VVI क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है? ऑप्शन में है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जो दोस्तों आषाढ़ का एक दिन जो रचना है वो मोहन राकेश की है। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोहन राकेश की बचपन का नाम क्या था? जी दोस्तों, मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी है मदन मोहन गोलानी, ऑप्शन डी है बाबुल। तो दोस्तों बाबुल तो नहीं होगा, क्योंकि बाबुल जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन गोगलानी मोहन राकेश का बचपन का नाम था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, जूठन शीर्षक आत्मकथा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसके हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर का दोस्तों कलीराम नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों याद रख लेना है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलित साहित्य का सौंदर्य निम्न में से किन की रचना है? जी हाँ दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दलित साहित्य का सौंदर्य आखिर किन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो इसे आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था किसने स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो दोस्तों महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था जो थी वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने स्थापित की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों VBI क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों जूठन क्या है। तो जूठन पहला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जो कहानी है, ऑप्शन नंबर बी निबंध है, ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर जी आत्मकथा है। तो जूठन जो थी दोस्तों वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और वो दोस्तों उनकी ही आत्मकथा है। जी हाँ दोस्तों, जूठन शीर्षक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जो कहानी बताया गया है दोस्तों वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तो इसे भी आपको याद कर लेना है। इसका जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों VBI क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जख्म पर धूल किन की रचना है। जी हाँ दोस्तों, जख्म पर धूल किन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मल्यज, ऑप्शन नंबर सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मल्यज, क्योंकि जख्म पर धूल दोस्तों मल्यज की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों मल्यज का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है इसका भरतजी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी है सुधाकर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी है रमेश्वर श्रीवास्तव और ऑप्शन नंबर डी है धनेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भरतजी श्रीवास्तव, क्योंकि दोस्तों मल्यज का पूरा नाम भरतजी श्रीवास्तव था। तो आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 2 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 1952, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर सी है 5 जनवरी 1952, ऑप्शन नंबर डी है 4 जनवरी 1952। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 1952, क्योंकि उदय प्रकाश का जो जन्म है दोस्तों वो 1 जनवरी 1952 में हुआ था। और इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो VBI का टैग लगा हुआ है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रोज, ऑप्शन नंबर बी है तिरिच, ऑप्शन नंबर सी है जूठन और ऑप्शन नंबर डी है उसने कहा था। तो जो दोस्तों जादुई यथार्थ की कहानी जो है वो तिरिच को कहा जाता है। तिरिच कहानी को दोस्तों जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों कि तिरिच को ही जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों VBI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये क्वेश्चन है दोस्तों तिरिच कहानी में तिरिच का संबंध किस जानवर से है। जी हाँ दोस्तों, तिरिच कहानी में तिरिच का संबंध किस जानवर से। पहला है दोस्तों भालू से, दूसरा लोमड़ी से, तीसरा विषखोपड़ा से और चौथा दोस्तों कुत्ता से। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो तिरिच कहानी का संबंध जो है विषखोपड़ा से है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिसे बड़ी छिपकली भी कहा जाता है विषखोपड़ा को दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। जी हाँ दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। जी हाँ दोस्तों, अरेबा परेबा जो उदय प्रकाश की कृति है दोस्तों वो किस प्रकार की कृति है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी संग्रह, बी है उपन्यास, सी है निबंध संग्रह, डी है कविता संग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कहानी संग्रह। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। पहला है दोस्तों जग्गू कृष्णमूर्ति, दूसरा है सिद्धू कृष्णमूर्ति, तीसरा है जिद्दू कृष्णमूर्ति और चौथा है सिद्धार्थ कृष्णमूर्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति का यानी जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था दोस्तों जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों VBI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ से लिया गया है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, वो शिक्षा पाठ से लिया गया है। ठीक है, और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की थी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1880, ऑप्शन नंबर बी 1865 और ऑप्शन नंबर सी 1877, ऑप्शन नंबर डी 1881। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1881, क्योंकि 1881 में दोस्तों यहाँ पे जो बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 लोगों से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर 4 लोगों से अधिक की बातचीत वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है गप, ऑप्शन नंबर बी है बतकही, ऑप्शन नंबर सी है हंसी मजाक, ऑप्शन नंबर डी है राम रमूगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों 4 लोगों से अधिक की बातचीत राम रमूगल कहलाती है बाल्किन भट्ट के अनुसार। ठीक है, तो आपको ये इसका ऑप्शन नंबर डी याद रख लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों खुद से बातचीत करना, यहाँ पे हवा खोकर नहीं दोस्तों, अवाक होकर खुद से बातचीत करना है। दूसरा नंबर है दोस्तों दूसरों से बात करना। तीसरा नंबर है दोस्तों तर्कपूर्ण बात करना और चौथा नंबर है हंसी मजाक करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुद से बातचीत करना दोस्तों उत्तम तरीका है बाल्किन भट्ट के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोगों को बताना है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी है कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर सी है धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी है भाव प्रधान। तो उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों ये कर्म प्रधान कहानी है, ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी कहानी हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसने कहा था जो कहानी है वो हिंदी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो आपको इसे याद कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। ऑप्शन नंबर ए है 1927, ऑप्शन नंबर बी है 1925, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1924, ऑप्शन नंबर डी है 1922। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1924, क्योंकि 1924 में ही दोस्तों यहाँ पे उदय प्रकाश जो है वो मार्क्सवादी बने थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, भगत सिंह के माता का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह के माता का नाम क्या है। तो भगत सिंह के जो माता का नाम था दोस्तों वो विद्यावती था। जी हाँ दोस्तों, विद्यावती था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि VVI क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो VVI का टैग लगा हुआ है। यहाँ पे भगत सिंह किसका चित्र अपने जेब में रखते थे। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह किनका चित्र अपने जेब में रखते थे। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी है सराभा, ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सराभा, क्योंकि भगत सिंह अपने जेब में दोस्तों सराभा का चित्र रखते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है दोस्तों कि भगत सिंह सराभा का चित्र अपने जेब में रखते थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस में, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर षड्यंत्र केस में, ऑप्शन नंबर सी है रांची षड्यंत्र केस में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात षड्यंत्र केस में। तो दोस्तों भगत सिंह का अगर आप लोगों ने जीवनी पढ़ा होगा तो इन्हें दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है कि भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि VVI क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ओ सदानीरा निबंध में किस नदी का उल्लेख है। जो कि VVI क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है गंगा नदी का, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का, तीसरा है यमुना नदी का और चौथा है गंडक नदी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे ओ सदानीरा निबंध में गंडक नदी का उल्लेख है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 50 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से याद कर लें और उनका भी मार्क्स एग्ज़ाम में काफ़ी बेटर हो।